बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के 3 मार्क्स का लास्ट रिवीजन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप। जो बोल दो आप इसको, लास्ट ही है पूरा का पूरा। अब इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं तुम्हारे 3 मार्क्स में। और जल्दी कोशिश होगा मैं 8 मार्क्स की भी लास्ट रिवीजन की वीडियो बनाकर ले आऊंगा। लेकिन अभी आप किस पे फोकस करिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की विद्रोहियों को किन परिस्थितियों में अपना आशीर्वाद दिया था। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रथम स्वतंत्र संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसके लीडर जो था वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। तो बहादुर शाह जफर ने इसकी लीडरशिप को किन परिस्थितियों में लिया था, उसको आपको बताना है। ऐसे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का लीडरशिप करना पड़ा। तो पहला कारण है इनका विद्रोहियों का दिल्ली पर नियंत्रण। जो विद्रोही थे, जो सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया, जाकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि 1857 विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करने के लिए दबाव डाला। यानी कि कहने का मतलब है विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने के लिए क्या किया था, दबाव डाला था। इसलिए बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। राजनीतिक मजबूरी। ठीक है, जफर के पास वास्तविक सत्ता नहीं थी, अब तो अंग्रेजों के पास शासन था। इसलिए उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में विद्रोही को क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। इस चीज को देखकर कि बाद में क्या हो सकता है, राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में आ जाए, बहादुर शाह जफर के हाथ में आ जाए। इस वजह से इन्होंने इसको दे दिया अपना आशीर्वाद। विद्रोह को वैधता देना, उनके आशीर्वाद से विद्रोहियों को वैध मुगल नेतृत्व मिला, जिससे वह व्यापक जन आंदोलन बन सका। ठीक है, इससे क्या हो गया, विद्रोहियों को एक, ठीक है, मुगल दरबार की तरफ से क्या मिल गया, एक वैधता मिल गई इनको। ठीक है ना, और उसके बाद जिससे क्या हो गया, यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1857 के विद्रोह को जानने के किन्हीं 3 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें 1857 की क्रांति के बारे में पता चलता है। पहला है आपका आधिकारिक अभिलेख। क्या है बेटा, पहला आपका आधिकारिक अभिलेख, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने दस्तावेज लिखा, रिपोर्ट लिखा, रिकॉर्ड रखे। इन सब से हमें क्या मिलता है, उस समय के, ठीक है, उस समय के प्रशासनिक दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलता है। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण और पत्र, मान लीजिए सैनिकों ने कुछ लिखा, अधिकारियों ने कुछ लिखा, आम लोगों ने कुछ लिखा, या डायरी लिखी गई, उससे हमें क्या पता चलता है, 1857 की क्रांति का अनुभव और भावनाएं पता चलती है। चित्र और साहित्य, उस समय, ठीक है, चित्र बनाए गए 1857 की क्रांति को लेकर। झांसी की रानी का चित्र बना, जैसे कि पेंटिंग हो गया, लोकगीत हो गया, कहानियां हो गई। विद्रोह के जन भावना से हमें सांस्कृतिक प्रभाव को, ठीक है, दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि संविधान के मसौदे में संघवाद के मुद्दे पर विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। यानी कि आपको पता है संविधान में क्या हुआ, उसको लेकर विचार विमर्श हुआ कि भाई भारत का संघवाद कैसा होना चाहिए, केंद्र मजबूत होनी चाहिए, राज्य मजबूत होनी चाहिए। इस चीज को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ। और साथ ही साथ 3 सूचियों पर भी विवाद किया गया। तो इसमें कौन कौन से जो विषय थे इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला संघ सूची। संघ सूची का जो अधिकार रहेगा वो केवल किसका रहेगा, राज्य सरकार का रहेगा, यानी कि सॉरी केंद्र सरकार का रहेगा। जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, जनसंचार हो गया, इन सब पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगी। संघ सूची का कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची, तो राज्य सूची में कौन कौन से, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब पर कौन बनाएगा, कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगी। उसके बाद समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा हो गया, वन हो गया, ऐसे विषय क्या हो गए, शामिल हो गए, जिसपे दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों मिलकर, ठीक है, कानून बनाएंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो सूची को लेकर जो संवाद में जो मुद्दे थे इसके विषय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख कितने महत्वपूर्ण है। तो अशोक के अभिलेख हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं अशोक के शासन को समझने में। जैसे कि अशोक के अभिलेख हमें प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। अशोक के अभिलेख हमें प्रत्यक्ष अशोक के शासन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। तो अशोक के अभिलेख सीधे उनके विचारों, नीतियों को दर्शाते हैं, जिससे प्रशासन की स्पष्ट जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद धम्म नीति का वर्णन, तो अभिलेखों में हमें अशोक के धम्म नीति, नैतिक मूल्यों, जनता के प्रति उनके दृष्टिकोण का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है,
प्रशासनिक निर्देशन, जो भी प्रशासन निर्देश दिए करते थे वो सब किस में लिखे जाते थे? अभिलेखों में लिखे जाते थे। तो हमें अभिलेखों से उस समय अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में पता चलता है। तो अशोक के अभिलेख उसके प्रशासन को समझाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, उससे अशोक के अभिलेख से हमें उसके, ठीक है, डायरेक्ट हमें जानकारी मिलती है। फिर साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों से हमें उसके धर्म की नीति के बारे में पता चलता है और उसके प्रशासन के बारे में पता चलता है, और इससे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। आप वो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में आपसे पूछा है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को समझने के स्रोत आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हो गया अभिलेखीय स्रोत। पहले क्या हो गया आपके? अभिलेखीय स्रोत। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख और मौर्य शासन की नीतियों की जानकारी देते हैं। तो पहला कौन सा हो गया आपका? अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद साहित्यिक स्रोत हो गए, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, किसका? अर्थशास्त्र आपका चाणक्य का हो गया। ठीक है, अन्य ग्रंथ हो गए। ठीक है, अन्य ग्रंथ हो गए, उससे हमें क्या पता चलता है? इसके अशोक के बारे में पता चलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण से, तो मैगजीन्स के विवरण, जैसे कि इंडिका हो गया, मैगजीन ने क्या क्या अपनी इंडिका लिखी थी, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी पता चलती है। तो आपको बता देना, अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, साथ ही साथ साहित्यों से पता चलता है और विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें उसके साथ में पता चलता है। या फिर आप ऐसे भी 2 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक पुरातात्विक स्रोत से, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है और साहित्यिक स्रोत से पता चलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। जैसे कि अगर हमें क्या करना है, बुद्ध धर्म के मूर्ति कला को समझना है, तो हमें बुद्ध के चरित्र के बारे में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सांची के स्तूप के संदर्भ में हमें व्याख्या करनी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए, अगर हमें बुद्ध की मूर्ति कला को समझना है, तो पहले हमें बुद्ध के चरित्र के लेखन के बारे में समझना पड़ेगा, और ये जानकारी हमें किससे मिलेगी? सांची के स्तूप से मिलेगी। ठीक है, तो क्या है? प्रतीकात्मक चित्रण। ठीक है, प्रतीक बनाए गए सांची के स्तूप पे, क्या बनाए गए? प्रतीक बनाए गए। तो सांची स्तूप में बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट बुद्ध के बारे में नहीं लिखा गया। ठीक है, उनके द्वारा उनके प्रतीकों से बताया गया, जैसे कि चक्र हो गया। ठीक है, चक्र हो गया, पेड़ हो गया, क्या हो गया? पेड़ हो गया। ये सारे क्या? बुद्ध के प्रतीक है, बुद्ध से संबंधित क्या है? प्रतीक है। ठीक है, महापरिनिर्माण हो गया, ये सब बुद्ध के क्या है? प्रतीक है। तो प्रतीकों जैसे वृक्ष हो गया, चक्र हो गया, इसके माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो हमें बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध को क्या दर्शाया गया है? बुद्ध को इन स्तूपों में, ठीक है, उसके प्रतीकों से बताया गया है। जातक कथाओं का महत्व, तो मूर्तियों में बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं दर्शाई गई है, जैसे कि आपने, ठीक है, जातक कथाएं पढ़ी होंगी, अपने 4 कहानी पढ़ी थी बुद्ध के। ठीक है, जिन्हें समझने के लिए चरित्र साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। धार्मिक अर्थ की समझ, तो चरित्र ग्रंथों के बिना मूर्तियों के पीछे के धार्मिक सांस्कृतिक अर्थ को समझना कठिन होता है। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन यही था सिंपल सा, कि अगर बुद्ध की मूर्ति कला को समझना है तो हमें पहले उसके चरित्र को समझना पड़ेगा, और इनके चरित्र को किसके रूप में दिखाया गया है? तो प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है स्तूपों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा वासियों द्वारा अपने शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनानी पड़ती थी? क्या करना पड़ता था? कौन कौन सी नीतियां अपनानी पड़ती थी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए? तो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी आसपास के क्षेत्रों से, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु जैसे कच्चे माल प्राप्त करते थे। तो ये क्या करते थे? आसपास के चीजों से, क्षेत्रों से, ठीक है, उनको वस्तुओं को प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद व्यापारिक संबंध बनाना पड़ता था इन्हें। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक संबंध बनाना पड़ता था। वे दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चा माल लाने के लिए व्यापार करते थे, जैसे अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली के लाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? व्यापार करना पड़ता था। फिर उसके बाद विशेष केंद्रों की स्थापना, कुछ स्थान कच्चे माल संग्रह और वितरण के केंद्र के रूप में विकसित किए गए। ठीक है, तो इन्हें क्या करना पड़ता था? इन्हें विशेष केंद्र भी स्थापित करने। देखिए सिंपल सा, हड़प्पा वासियों को, ठीक है, हड़प्पा वासियों को क्या करना के लिए, संसाधनों को, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था? इन्हें व्यापारिक संबंध बनाने पड़ते थे और विशेष केंद्र स्थापित करने पड़ते थे। साथ ही साथ इन्हें, ठीक है, साथ ही साथ इन्हें क्या करने पड़ते थे? करने पड़ते थे? अभियान भेजने पड़ते थे। क्या क्या भेजने पड़ते थे? इन्हें अभियान भेजने पड़ते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से कच्चे माल प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते थे?
तो व्यापारिक संबंध बनाते थे, विशेष केंद्रों की स्थापना करते थे और अभियान भेजते थे। क्या भेजते थे? अभियान भेजते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना, पुरातात्विक हड़प्पा वासियों के खान पान की आदतों का पुनर्निर्माण कैसे कर पाए। ठीक है, पुरातात्विकों को हड़प्पा वासियों के खान पान के बारे में कैसे पता चल पाया? तो अनाज के अवशेषों से। किससे पता चल पाया? अनाज के अवशेषों से। तो खुदाई में गेहूं, जौ, चावल के अवशेष मिले जिससे उनके भोजन की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो हमें अवशेषों, अनाज के अवशेषों से उनके खान पान के जीवन के बारे में पता चलता है। पशुओं की हड्डियों से, तो पशुओं की हड्डियों से मांसाहार की जानकारी मिलती है। और बर्तन और उपकरण से हमें पता चलता है कि वो खाना पकाने के लिए बर्तन और चूल्हे का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से कुलीन परिवारों के बीच पितृवंशीय व्यवस्था कैसे महत्वपूर्ण थी, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। आपको बताना है कुलीन परिवारों में, राजा महाराजाओं में पितृवंशीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। तो वंश परंपरा पर महत्व देते थे, यानी कि राजवंशों में उत्तराधिकारिता पिता से पुत्र को मिलती थी, जिससे पितृवंशीय व्यवस्था मजबूत हुई। तो कुलीन परिवारों में हमें यह देखने को मिलता है, वंश जो होती थी परंपरा वाइज चलती थी। ठीक है ना, राजा मर गया तो उसका पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा। महाकाव्यों में उदाहरण दिया गया है, जैसे कि महाभारत में पांडव और कौरव पितृवंशीय परंपरा का क्या करते थे? पालन करते थे। संपत्ति का हस्तांतरण, यानी कि भूमि सत्ता पिता से पुत्र को दी जाती थी। पिता से किसको दी जाती थी? पुत्र को दी जाती थी, जिससे परिवार की स्थिति बनी रहती थी। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कि कुलीन परिवार में पितृवंशीय व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण थी। तो आपको बता देना है, वंश जो होती थी परंपरा पर चलती थी। ठीक है, महाकाव्यों में भी हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो संपत्ति हुआ करता था वो पुत्रों को ही मिलता था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाबा गुरु नानक देविज ने, ठीक है, बाबा गुरु नानक देविज ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। इन्होंने, ठीक है ना, निर्गुण भक्ति का प्रसार किया, यानी कि भगवान का कोई भी आकार नहीं होता है, इस चीज का इन्होंने क्या किया? प्रसार किया। तो निराकार ईश्वर में विश्वास, गुरु नानक ने ईश्वर को निराकार बताया कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है। ईश्वर कैसे होते हैं? निराकार होते हैं। सर्वव्यापी बताया, पूरे विश्व में क्या है? विद्यमान है, जो किसी मूर्ति या रूप में सीमित नहीं है। तो आपको बताना है ईश्वर कैसे है? निराकार है। ये बात किसने बताई? बाबा गुरु नानक ने बताई थी। कर्मकांड का विरोध, इन्होंने बाहरी आडंबर धार्मिक कर्मकांडों का क्या किया? विरोध किया और सच्ची भक्ति पर जोर दिया। समानता और मानवता का संदेश दिया। इन्होंने बोला सभी लोग क्या करें? सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करें और जातिगत भेदभाव ना करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ। ठीक है, तो पहला है तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जिसे राक्षसी टांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो विजयनगर की सेना दक्कन सुल्तानों से हार गई, जिससे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। उसके बाद आंतरिक संघर्ष होने लगे, तो शासक और नायकों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है, जिससे क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता आ गई और विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। आर्थिक कमजोरी, लगातार युद्धों से संसाधनों की कमी हो गई और प्रशासन क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत की राष्ट्रभाषा पर गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी ने भारत की राष्ट्रभाषा पर क्या विचार दिया? तो आपको बता दूं, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी राजभाषा है, वो हिंदी है हमारी राजभाषा, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसको विवाद जो संविधान सभा में राष्ट्रभाषा को लेकर जो भी मुद्दे चले, जो भी विवाद चला, उसके बारे में गांधी जी का क्या कहना था, उसके बारे में आपको बताना है। तो हिंदी यानी कि हिंदुस्तानी का समर्थन, महात्मा गांधी ने हिंदू या हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का क्या किया? समर्थन किया। इन्होंने बोला भारत की जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हिंदी होनी चाहिए। सरल और जनभाषा, उन्होंने ऐसी भाषा का समर्थन किया जिसमें आम लोग आसानी से समझ सके और प्रयोग कर सके। एकता का माध्यम, गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा देश की एकता और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने का माध्यम होनी चाहिए। तो राष्ट्रभाषा पे उन्होंने क्या बताया कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदुस्तानी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सरल और सहज हो, सभी लोगों को समझ में आए और एकता का माध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इतिहासकारों ने हड़प्पा के मुहरों को विशिष्ट कलाकृति माना है, इस कथन की परख कीजिए। जो हड़प्पा के जो मुहर थे वो बहुत ही उन्नत तरीके थे, विशिष्ट कलाकृति के थे। तो पहला उत्कृष्ट शिल्पकला, क्या था? उत्कृष्ट शिल्पकला। तो हड़प्पा की मुहरें पत्थर पर बारीकी से उकेरी गई थी। हड़प्पा की मोहरें पत्थर पर क्या की गई थी? बहुत ही बारीकी से उकेरी गई, जिसमें पशुओं की आकृति और लिपि अंकित होती थी, जो उनकी उच्च कला कौशल और तकनीकी क्षमता को क्या करती है? दर्शाती है। प्रतीकात्मक महत्व,
यानी कि इन मुहरों पर बने चिन्ह व्यापार, पहचान, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते थे, जिससे उनकी उपयोगिता और सांस्कृतिक महत्व को दोनों को स्पष्ट होती है, यानी कि ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमाण मिलता है, तो ऐसी मुहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तो हड़प्पावासी अपनी उन्नत नगरीय योजना के लिए जाने जाते थे, उपयुक्त तर्कों के साथ आपको व्यवस्थित करना है। तो हड़प्पावासी जो थे उन्नत नगरीय योजना के लिए जाने जाते थे, तो आपको इसकी नगर योजना के बारे में बताता है। तो सुव्यवस्थित नगर योजना थी। हड़प्पा शहर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, जहां सड़कें और गलियां एक दूसरे को क्या करती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। उन्नत जल निकास प्रणाली थी, यहाँ पर प्रत्येक घर से जुड़ी नालियां मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पर सार्वजनिक भवन देखने को मिलते हैं, जैसे कि महान स्नानागार हो गया, गोदाम हो गया, किलेबंदी हो गई। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है, जो हमें उसकी एक विशिष्ट पहचान दिखाती है, एक उन्नत नगर नियोजन के बारे में बताती है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, जो प्राचीन भारतीय समाज को समझने के स्रोत के रूप में महाभारत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। आपको प्राचीन भारत को समझना है, तो महाभारत के बारे में, महाभारत से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, सामाजिक संरचना का विवरण। महाभारत हमें उस समय के परिवार, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है, परिवार के बारे में बताता है, विवाह के नियमों के बारे में हमें बताता है। फिर उस समय के राजनीतिक जीवन का बताता है, उस समय के राज्य सत्ता संघर्ष और शासन प्रणाली का वर्णन करता है हमें, और नैतिक धार्मिक विचारों के भी बारे में बताता है। तो इसमें धर्म, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। तो उस समय के समाज के बारे में हमें पूरा का पूरा किससे जानकारी मिलती है, महाभारत से जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, प्रश्न नंबर 16 है, तो चोल शासकों ने भक्ति आंदोलन और ब्राह्मणवादी परंपरा को अपना समर्थन दिया था। आपको बताना है चोल शासकों ने किस तरीके से भक्ति आंदोलन को और ब्राह्मणवादी परंपरा को अपना समर्थन दिया था। तो चोल शासकों ने क्या किया, मंदिरों का निर्माण करवाया। तो चोल शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, उन्हें भूमि दान दी, क्या दिया, भूमि दान दी, जिससे भक्ति परंपरा और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। ठीक है। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को संरक्षण दिया गया, उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि देकर, विशेषाधिकार देकर ब्राह्मणवादी परंपराओं को क्या किया, मजबूती दी। उसके बाद धार्मिक साहित्य और संस्कृति का विकास किया, भक्ति संतों और धार्मिक ग्रंथों को संरक्षण मिला, जिससे भक्ति आंदोलन का क्या हुआ, प्रसार हुआ। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 है आपका, मुगल शासन के दौरान राज्य के साथ जुड़ाव ने वनवासियों के जीवन को कैसे परिवर्तित किया। आपको बताना है कि मुगल शासन के दौरान राज्य के साथ जुड़ाव ने वनवासियों को कैसे परिवर्तित कर दिया। तो मुगल शासन के दौरान जो भी राज्य के साथ जो जुड़ाव था वनवासियों का, उनका कैसे परिवर्तन हुआ, तो कर और नियंत्रण में वृद्धि कर दिया गया। राज्यों ने क्या किया, वनवासियों से कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे उनकी पारिवारिक जीवन क्या हो गया, नियंत्रण बढ़ा और उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ, उन्हें कृषि और अन्य कार्यों में शामिल किया गया। जहां पहले वो वनों के अंदर ठीक है क्या करते, शिकार वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे, अब उन्हें क्या करना पड़ा, कृषि वगैरह करना पड़ा। वन संसाधनों पर नियंत्रण, राज्य ने क्या किया, जंगलों के संसाधनों पर अधिकार स्थापित कर दिया, जिससे वनवासियों की पारंपरिक आजीविका क्या हुई, प्रभावित हुई। प्रश्न नंबर 18 है आपका, तो मुगल साम्राज्य में पंचायतों की भूमिका के बारे में बताना। आपको बताना है मुगल साम्राज्य में पंचायतों की भूमिका। तो स्थानीय प्रशासन, पंचायत गांवों के प्रशासनिक कार्यों को संभालती थी और स्थानीय समस्याओं का क्या करती थी, समाधान करती थी। जो स्थानीय प्रशासन था वो क्या करती थी, पंचायतों गांव के प्रशासनिक कार्यों को संभालती थी और स्थानीय समस्याओं का समाधान करती थी। फिर उसके बाद विवाद का निपटान, तो पंचायतें सामाजिक और आर्थिक विवादों को सुलझाती थी और कार्य करती थी, जिससे न्याय व्यवस्था सरल बनी रहती थी और समाजों पर क्या करती थी, नियंत्रण रखती थी। पंचायत समाज के नियमों का पालन सुनिश्चित करती थी और अनुशासन बनाए रखती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, तो स्तंभरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदारों ने बकाया राशि के भुगतान में चूक क्यों गए। ठीक है, स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हुई, अब जमींदार जो थे वो ठीक है टैक्स भरने में चूक क्यों जाते थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला, उच्च निर्धारण, ब्रिटिश सरकार ने क्या कहते हैं, बहुत ऊंचा टैक्स लगा दिया था। ठीक है, जिससे जमींदार समय पर जमा नहीं कर पाते थे। ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, स्तंभरारी बंदोबस्त में ऊंचा टैक्स लगा देता था, जिससे जमींदार क्या नहीं कर पाते थे, समय पर जमा नहीं कर पाते थे। किसानों से वसूली में कठिनाई, तो किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, किसानों की आर्थिक स्थिति क्या थी, कमजोर थी, जिससे जमींदारों को राजस्व वसूलने में कठिनाई होती थी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा आ गया, बाढ़ हो गया, तो इससे क्या होता था, कृषि उत्पादन कम होती थी, जिससे राजस्व नहीं मिल पाती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ठीक है,
कल्पना कीजिए कि आपको 1857 के विद्रोह का एक विस्तृत इतिहास लिखने का काम सौंपा गया, तो इसके लिए आप किन स्रोतों का उपयोग करोगे? आपको 1857 की क्रांति के बारे में लिखना है, तो आप किन किन स्रोतों का प्रयोग करोगे? सरकारी अभिलेखों का प्रयोग करोगे आप, तो ब्रिटिश प्रशासन के दस्तावेज, रिपोर्ट, सैन्य रिकॉर्ड, घटनाओं और सरकारी दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगी। उसके बाद व्यक्तिगत पत्र और डायरी, सैनिकों ने, अधिकारियों ने, आम लोगों ने जो भी पत्र पत्रिकाएं लिखे उसका आप क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। और साहित्य, चित्र, लोकगीत हो गए, चित्र हो गए, कहानी हो गए, इन सब का आप क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे 1857 की क्रांति का, ठीक है, इस क्रांति के बारे में लिखने के लिए। तो ये था तुम्हारा बेटा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट रिवीजन क्वेश्चन थे, ठीक है, इनको आप कर लेना, ठीक है ना। आपके टोटल मैंने वीडियोस में मैंने करीबन 50 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, 3 मार्क्स के 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं और 8 मार्क्स के 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप इनको कर लीजिए, आपके 90 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, इजीली आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा, आप इन वीडियोस को देख लिए, इन क्वेश्चन को कर लीजिए अच्छे से। आपके पास पूरा का पूरा एक दिन बचा हुआ है, कल आज का, ठीक है, आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है। जी जान से मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स ले आइए। ये आपका लास्ट साल है, यही आपका, ठीक है, मार्कशीट को अच्छा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है ना, अपनी तैयारी को जारी रखो और पेपर फोड़ कर आना है।